गुड मॉर्निंग। आज क्लास में हम देखेंगे हमारी पृथ्वी के बारे में। हम इसका परिचय देखेंगे, साथ ही पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पृथ्वी के बारे में कुछ हम बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला, जो हमारी पृथ्वी है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। ठीक है। ये ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति है, जिसके वजह से ये जो है अंतरिक्ष से हमें नीला दिखाई देता है। तो इसको ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सूर्य से यदि आप दूरी के आधार पर देखोगे तो पृथ्वी तीसरे स्थान पर आता है। पहले दो स्थानों पे कौन आएगा? सन के सबसे पास में क्या है? मरकरी, उसके बाद में वीनस, उसके बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में क्या है? मार्स। तो बुध और शुक्र सबसे नज़दीक हैं। उसके बाद में आपका आएगा पृथ्वी, और उसके बाद में आएगा मार्स या मंगल। और आकार के आधार पर आप देखोगे तो इसमें इसका कौन सा स्थान है? इसका 5वां स्थान है, 5th पोजीशन है। तो उससे पहले कौन कौन से हैं? आपके 4 जो बड़े ग्रह हैं जो पृथ्वी से आकार में बड़े हैं, पिछली क्लास में ऑलरेडी उनको पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं वो है आपके सबसे बड़ा जो है वो है आपका जुपिटर, जो पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? लगभग 11 गुना बड़ा है। उसके बाद में आपका आता है सैटर्न, जो पृथ्वी से लगभग 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद में आपका आता है यूरेनस, जो पृथ्वी से लगभग आकार में 4 गुना है। और यूरेनस से थोड़ा सा छोटा आपका है नेपच्यून। ठीक है। तो ये 4 ग्रह हैं जो आपको पृथ्वी से बड़े हैं। और पृथ्वी के लगभग आकार का ग्रह कौन सा है जिसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह या सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं? वह है आपका वीनस। ठीक है। वीनस पृथ्वी से आकार में थोड़ा सा छोटा है। मरकरी जो है वो पृथ्वी की आकार का 1/3 है, पृथ्वी के आकार का 1/3 है। ठीक है। और जो मार्स है या मंगल है वो पृथ्वी का लगभग आधा है। तो 4 ग्रह पता लग गया आपको कौन कौन से बड़े हैं जो पृथ्वी से आकार में बड़े हैं। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में रेडियो एक्टिव डेटिंग के आधार पर पृथ्वी की जो औसत आयु है, पृथ्वी की आयु जो लगभग निकाली गई है वो है आपकी 4.5 बिलियन वर्ष, 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी पृथ्वी। ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसको आप जानते हैं वो है आपका चंद्रमा। इसके बाद में पृथ्वी की आकृति की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं। तो हम सबको पता है कि पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी कैसी है? यह है लघ्वक्ष गोलाभ या ओबलेट स्फेरॉइड के जैसी, जिसको जियोइड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी गोल नहीं है, वो भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है। तो ये उभार क्यों है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, मतलब हमारी भूमध्य रेखा पर? इसके उभार का कारण है एक बल जो कहलाता है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये वो बल होता है जो केंद्र से परिधि की ओर लगता है। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इस घूर्णन की वजह से एक बल काम करता है, उस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई होती है। अब आप यदि पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास या इक्वेटोरियल डायमीटर देखोगे और उसका जो दूसरा ध्रुवीय व्यास देखोगे आप, इसका मतलब ये है कि जैसे ये पृथ्वी है तो ये आपका हो गया इक्वेटोरियल डायमीटर, और ये हो गया ध्रुवों से ध्रुवों के बीच की दूरी हो गई ध्रुवीय व्यास। तो इन दोनों व्यासों में आपको मिलेगा केवल 42 किलोमीटर का डिफरेंस। तो इसको बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाता, और पृथ्वी की आकृति को लगभग गोलाकार मान के हम कैलकुलेशंस करते हैं। अब यदि एक्चुअल डेटा देखोगे इनका, तो जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है आपका 12,756 किलोमीटर्स, 12,756 किलोमीटर। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का जो डायमीटर है ये है आपका किलोमीटर्स में 12,714 किलोमीटर। तो देखिए ये जो यहाँ पर है ये आपका है जियोइडल बल्ज या पृथ्वी का जो उभार है भूमध्य रेखा पर वो वाला, और यहाँ पर ये जो है फ्लैट है, चपटा है थोड़ा सा दोनों ध्रुवों पर। ठीक है। इसी प्रकार से जो पोलर सरकमफ्रेंस है वो थोड़ी सी कम होती है, और जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है वो है आपकी 40,075 किलोमीटर, थोड़ी सी ज़्यादा है किससे? पोलर सरकमफ्रेंस है।
तो इसके बाद में हम देखते हैं गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। ये न्यूज़ में रहता है जनरली, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन कुछ नहीं है, ये क्या है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम बोलते हैं निवास योग्य क्षेत्र या हैबिटेशनल जोन। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जीवन की संभावनाएं व्याप्त हैं। क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जल के तरल अवस्था में पाए जाने की संभावनाएं अत्यधिक है। ठीक है, तो आप देखोगे इसका एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं, जैसे जिसमें एक 581G है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो पिंक शेडेड एरिया है, ये वो क्षेत्र है जिसको हैबिटेशनल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, जहाँ पर जल के तरल अवस्था में पाए जाने की संभावना है, अर्थात वहाँ पर मानव जीवन संभव है या वहाँ पर कोई भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। पृथ्वी की विशिष्टता, पृथ्वी क्यों विशिष्ट है? देखो, सबसे पहले तो पृथ्वी विशिष्ट इसलिए है क्योंकि सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव जीवन वहाँ पर जहाँ पर जीवन संभव है, नॉट मानव जीवन, जहाँ पर जीवन संभव है। तो कुछ विशिष्टताएं हैं, वो हैं आपकी। देखिए, पहला, पृथ्वी सूर्य और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य स्थित है। हमें पता है कहाँ स्थित है, सूर्य और मंगल की कक्षाओं के मध्य स्थित है। और सूर्य से जो इसकी दूरी है वो है लगभग 148 मिलियन किलोमीटर। ये जो सूर्य से अवस्थित है, इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। क्यों संभव हो पाया है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, ये एक आदर्श स्थिति प्रदान करती है, एक आइडल कंडीशन प्रदान करती है। ठीक है, क्यों आइडियल है ये इसलिए है क्योंकि यदि बहुत पास में होता है, जैसे सूर्य के शुक्र बहुत पास में है, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ का वातावरण बहुत गर्म है। क्यों है? क्योंकि जो इंसोलेशन आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन यदि बहुत दूर होता है, जैसे कि मंगल या जो अन्य आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर हो गया, आपका सैटर्न हो गया, यूरेनस और नेपच्यून हो गया, वैसे होता तो वहाँ पर सूर्य तप की पर्याप्त मात्रा प्राप्त ही नहीं होती और वो बहुत ठंडे होते। तो इसी आदर्श स्थिति की वजह से यहाँ पर क्या है कि जीवन संभव हो पाया है। दूसरा, सूर्य के सम्मुख रहने वाला पृथ्वी का जो भाग है वो औसतन 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर रहता है, जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये विशिष्ट बात है पृथ्वी की, जो उसकी अवस्थिति की वजह से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसके साथ ही पृथ्वी पर अनुकूल पर्यावरण विद्यमान है, जिससे क्या होगा कि जीवन के विभिन्न रूपों का उद्भव, विकास और अस्तित्व संभव हो पाता है। यदि इंसोलेशन में 10% से ज़्यादा का परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी पर जो आपका बहुत सारे जैविक घटक हैं वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज है वो आपके लिए एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरा बायोटिक कंपोनेंट्स कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, दिन और रात के बीच में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो बैलेंस है वो एक टॉलरेंस लिमिट में या सहनीय सीमा में बना रह पाता है। तो ये भी एक विशिष्टता है पृथ्वी की, जो क्यों उत्पन्न होती है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से उत्पन्न होती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर टिल्टेड घूर्णन है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो तापमान है उसको टॉलरेंस लिमिट में बनाए रहने में सहायता मिलती है। इसके बाद में आप देखोगे कि पृथ्वी पर जल पाया जाता है, और उस कितना है, लगभग 71%, 71% भाग पर जल पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जल चक्र के माध्यम से ये साइकिलिंग होती रहती है, इसकी चक्रण होता रहता है। और इसी चक्रण की वजह से क्या होता है कि जो पोषण स्तर हैं या जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं या जो बहुत सारे साइकिल्स हैं वो रेगुलेशन में रहते हैं या विनियमन में रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो पोषक पदार्थ हैं या जो बहुत सारे एसेंशियल आपके कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनका चक्रण संभव हो पाता है और ऊर्जा का प्रवाह भी ये करता है। जल चक्र है वो आपका पोषण पदार्थों का भी प्रवाह करना संभव बनाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको डिटरमाइन करता है, ये बहुत सारी वातावरणीय दशाओं को प्रभावित करता है और उनको इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो जीवन को संभव बना सकें। इसके बाद में आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो पृथ्वी पर जो इंसोलेशन की वजह से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको अवशोषित करता है। वातावरण की एक परत है ओजोन परत, जो उसको क्या करती है, यूवी रेज को अवशोषित करती है। उसको भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि जो टेरेस्ट्रियल विकिरणें हैं, जो पार्थिव विकिरणें हैं या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है आपका, जो सन से किरणें आती हैं, सूर्य तप से जो किरणें आती हैं या
इंसोलेशन से जो किरणें आती हैं वो आपकी होती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, SWR। इनसे वातावरण गर्म नहीं होता। अब यही किरणें जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो पृथ्वी का धरातल उनको क्या करता है, या जो भी है वो उनको अवशोषित कर लेता है। अवशोषण के बाद में ये इन किरणों को पुनः वातावरण में भेजता है। यही आपकी कहलाती हैं पार्थिव किरणें, या इनको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसकी वजह से क्या होता है, ऊष्मन होता है, वातावरण गर्म होता है। और ये जो गर्मी है ये भी आवश्यक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और शीत ऋतु के दौरान ये बहुत ठंडा हो जाएगा। तो शीत ऋतु के दौरान वातावरण को गर्म बनाए रखने का काम कौन करते हैं? ये आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण है। तो वातावरण का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसको जब हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे, वातावरण पढ़ेंगे, इंसोलेशन जब पढ़ेंगे, तो हीट बजट के में जब हम करेंगे तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में आप देखिए कि वायुमंडल में पाए जाते हैं बहुत सारी गैसेज, उसमें एक पाई जाती है एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो जीवनदायिनी गैस जिसको बोलते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो लोग श्वसन में उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी की विशेषताएं हैं जिनकी वजह से वहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। अब बात करते हैं अर्थ के मूवमेंट्स की या पृथ्वी की गतियों की। तो देखो, सौरमंडल में पृथ्वी का सूर्य चंद्रमा के साथ एक विशेष संबंध है, ठीक है। और ये तीनों है ना एक दूसरे से संबंधित है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, रिवोल्यूशन करता है। अब आप देखिए, साथ ही साथ पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी पर घूर्णन भी करती है, रोटेशन भी करती है। और इसी रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, दिन रात बनते हैं, मौसमी परिवर्तन होते हैं, ज्वार भाटा आते हैं और ग्रहण आदि जो क्रियाएं होती हैं, वो घटनाएं हैं, वो घटित होती हैं। तो इनमें से अब सबसे पहले देखते हैं अर्थ का रोटेशन या पृथ्वी का परिभ्रमण, या इसको दूसरा वर्ड है घूर्णन। रोटेशन, घूर्णन या परिभ्रमण होता क्या है? तो क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। इस घूमने को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, या रोटेशन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन या परिभ्रमण। अच्छा, पश्चिम से पूर्व केवल दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेशन करते हैं। उनका नाम क्या है? एक है यूरेनस और दूसरा है वीनस, यूवी। यूरेनस और वीनस एकमात्र सोलर सिस्टम में ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, जिनका घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स क्या करते हैं, आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो पृथ्वी किस दिशा में भ्रमण करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। केवल यूरेनस और वीनस हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करने को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण या रोटेशन। इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं, ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण या रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं, और ये क्या कहलाते हैं आपकी, ये जो गति कहलाती है इसी कारण कहलाती है दैनिक गति। तो रोटेशन क्या करता है आपका? दैनिक गति है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। अब पृथ्वी का वो भाग रोटेशन के समय जब सूर्य के सामने होता है तो वहाँ पर दिन होता है, और उसके विपरीत वाला भाग होता है, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? रात, अंधेरा होगा वहाँ पे और वहाँ पे रात होगी। तो वही है, इसे यही बात बताई गई है कि सामने वाला जो भाग होता है वहाँ पर, जो सूर्य के सामने जो भाग होगा रोटेशन के टाइम पे, ये रोटेशन कर रही है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है। रोटेशन के टाइम पे जो सामने होगा वहाँ पर दिन होगा और उसके विपरीत भाग में क्या होगा? रात होगी। तो ये इसको इसीलिए दैनिक गति भी कहते हैं। ये जो है ये आपका है रिवोल्यूशन, परिभ्रमण, और ये है आपका अपने अक्ष पर घूमना, हो गया घूर्णन। रिवोल्यूशन, पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी का परिक्रमण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए एक संपूर्ण परिक्रमा करने में कितना दिन लगाती है? 365 सही 1/4, ठीक है, 1/4 दिन एक्स्ट्रा होता है प्रतिवर्ष, तो ये लगाती है। तो ये अक्ष, दीर्घवृत्ताकार अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है। इस चक्कर लगाने को बोलते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशन। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते तो रहती है, लेकिन घूमते घूमते ये क्या करती है? पूरे पथ पर भी एक चक्कर पूरा करती है। तो उससे क्या बनता है आपका? एक वर्ष। तो एक परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 365 सही 1/4 दिन, जिसको एक वर्ष भी हम बोलते हैं। तो ये जो एडिशनल आपका 1/4
डे आया तो ये 4 साल में इकट्ठा होकर क्या बनाएगा, एक लीप वर्ष बनाएगा, जिसको हम किस में ऐड कर देंगे, 4 साल बाद में आपके फेब में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये लीप वर्ष हो गया। क्यों होता है पता चल गया आपको कि पृथ्वी के परिक्रमण काल में प्रतिवर्ष जब परिक्रमा करती है तो 1/4 दिन एक्स्ट्रा होता है, वो 1/4 दिन एक्स्ट्रा होकर प्रति 4 वर्ष में लीप वर्ष के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका अपने अक्ष पर हो गया घूर्णन, जिसकी वजह से दिन रात बन रहे हैं, और ये जो आपका पूरे दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो घूम रहे हैं उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। साथ में अक्ष जो है झुका हुआ भी है और ये पूरा एक रिवोल्यूशन कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ऋतु परिवर्तन होता है या ऋतुएं बदलती हैं, जिसको हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। देखिए, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती, मतलब अर्थ का जो टिल्ट है वो नहीं होता, तो सभी जगह दिन और रात बराबर होते। ठीक है, इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, मतलब रिवॉल्यूशन नहीं करती, तो एक गोलार्ध में दिन सदा बड़े होते और रातें छोटी होती, और उसका जो विपरीत दूसरा गोलार्ध है वहाँ पे रातें और बड़ी होती और दिन छोटे होते। ठीक है, लेकिन विषुवतरेखीय भाग में क्या होगा, केवल विषुवतरेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवतरेखीय भाग में क्यों अंतर नहीं पाया जाता है, वो इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। कारण है इसका कि जो प्रकाश व्रत है वो हमेशा इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, पृथ्वी को प्रकाश व्रत 2 बराबर भागों में बांटता है। इसी वजह से विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में हमेशा हर कंडीशन में प्रकाश प्राप्त करता है। इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब आप देखिए, ये आपका टिल्ट है, ये इतने पे ये पृथ्वी झुकी हुई है, और ये जो आपका है ये क्या है, इसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। और ये रोटेशन करते करते पृथ्वी क्या करती है, पूरी दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर अपना वो करती है, चक्कर लगाती है। अब हम देखते हैं पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन है उससे ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ये डायग्राम अभी देख लीजिए, इसके बाद में हम इसको देखेंगे। तो देखिए, पृथ्वी ये कुछ नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। पृथ्वी क्या करती है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक जो उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय सूर्य जो होता है वो कहलाता है उत्तरायण में, उत्तरायण। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है उस टाइम पृथ्वी सूर्य। तो उससे क्या होता है कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और यदि इसी कंडीशन में उल्टी कंडीशन होगी, कब, ये सेम कंडीशन में, इस सेम कंडीशन की ऑपोजिट कंडीशन होती है उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में। अब 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक की ये कंडीशन हो गई। अब 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं वहाँ पर दिन की अवधि बढ़ती जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होती है, विपरीत स्थिति दिखाई देती है आपको। दक्षिण ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है, और इसी प्रकार जो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर दोनों ही 6-6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसको एक बार फिर से हम देखेंगे, ऋतु परिवर्तन में भी हम देखते हैं। देखिए, सीजन चेंज क्यों होती है, रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होती है। और उसमें क्या होता है, चूंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है, न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमने का मतलब घूर्णन, न सिर्फ केवल घूर्णन करती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अर्थात सूर्य का रिवोल्यूशन भी करती है, अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं, और पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं की वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, या समर सॉल्स्टिस। इसमें क्या होता है, 21 जून की स्थिति को ये पाया जाता है। 21 जून को क्या होगा, देखिए 21 जून को जो सूर्य होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है,
कर्क रेखा क्या होती है आपकी? कर्क रेखा होती है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो आपका सूर्य है उसकी किरणें उस टाइम पे सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, या समर सॉल्स्टिस। अब इसमें क्या होता है, देखिए 21 मार्च को जो होता है ना, 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है। तो 21 मार्च की स्थिति में आप जब देखोगे तो 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है और 21 मार्च से लेके अप्रैल मई जून, 21 जून को सूर्य कहाँ चमकेगा? सीधा कर्क रेखा पर। यह आपकी कर्क रेखा पे है, ठीक है। तो 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है, मतलब सूर्य ऊपर चढ़ना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लग जाती है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, वहाँ पर गर्मी होती है। इसके बाद में क्या होगा, 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमक गया। उसके बाद में चूंकि उस दिन 21 जून को सबसे 90 डिग्री पे एंगल पे रहेगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा पे, तो वहाँ पे जो दिन की लंबाई होती है सर्वाधिक होती है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में इसी टाइम जब सूर्य यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, इस टाइम पे शीत ऋतु होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है। और यहाँ पे जो दिन मिलेगा आपको, सबसे बड़ा दिन मिलेगा 21 जून को, ठीक है। अब 21 जून के बाद में क्या होगा, 21 जून के बाद में 23 सितंबर को, 21 जून को यहाँ पे सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा है, और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ आ जाएगा, वापस भूमध्य रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर सीधा आ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में है वो गर्मी कम होने लग जाती है। तो इसमें 3 डेट हो गई, फिर से एक बार देख लेते हैं। 21 मार्च को सूर्य रहेगा यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर, उसके बाद में ऊपर गया, 21 जून को रहेगा कर्क रेखा के ऊपर, उसके बाद में वापस जब आएगा तो कब आएगा ये, जून के बाद में सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर उन्मुख हो जाएगा। तो 2 डेट हो गई, 21 मार्च और साथ में दूसरी 23 सितंबर। इस दिन रहेगा विषुव या इक्विनॉक्स, जिसको हम बाद में देखेंगे। और 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे रहता है, कर्क रेखा पे रहता है, ठीक है। तो 21 जून के पश्चात क्या होता है, 21 जून को रहेगा कर्क रेखा पे सीधा, उसके बाद में 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी है वो कम होती जाती है। इसके बाद में देखते हैं शीत अयनांत क्या होता है। शीत अयनांत क्या होता है, इसमें सेम चीज़ होती है, लेकिन वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकेगा, वो होएगा 22 दिसंबर का दिन, ठीक है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, शीत अयनांत बोलते हैं। इस समय क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रातें छोटी होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होगी और रातें लंबी हो जाएंगी। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया हालांकि 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जिसका पीक है वो कब आता है, 22 दिसंबर को। मतलब 22 दिसंबर को सूर्य होता है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इससे क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होने लग जाती हैं, ठीक है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या होती है, विपरीत देखी जाती है, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया। अब इक्विनॉक्स क्या होता है या विषुव क्या होता है। तो विषुव क्या होता है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसको बोलते हैं विषुव। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है, इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, इसको बोलते हैं आपको विषुव। अतः इस समय सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, अतः सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। इस समय दिन और रात की अवधि के बराबर रहने और ऋतु की समानता के कारण इन स्थितियों को बोलते हैं इक्विनॉक्स या विषुव। तो विषुव की स्थिति कब प्राप्त होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च की स्थिति को बोलते हैं बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर की स्थिति को बोलते हैं शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। इसको फॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसमें अयनांत और विषुव के बारे में। तो अयनांत क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, वो टाइम है जब सूर्य जो है
सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, वो कब है आपका 22-23 सितंबर और 21 मार्च या 21 मार्च 20 या 21 मार्च को, ये कहलाएगा आपका विषुव। और 21 जून को और 22 दिसंबर को होगा आपका अयनांत। ठीक है, इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी 21 जून को, और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी प्राप्त होती हैं। तो ये आपका हो गया पृथ्वी की गतियाँ और ऋतुएं। इसके बाद वाले क्लास में हम देखेंगे ग्रिड सिस्टम या अक्षांश देशांतर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और समय कैसे मेजर करा जाता है वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।